कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर सुन सकते हैं। संध्या ने रिसेप्शन पर बता दिया था कि मिस्टर अगम मेरे साथ हैं, अगर कोई आए तो आप बता दीजिएगा। होटल स्टेशन के पास था तो झलक पहले अगम से मिलने आ गई। उसने रिसेप्शन पर अगम के कमरे के बारे में पूछा तो उन्होंने संध्या का कमरा बता दिया। झलक को कुछ नहीं पता था। उधर रिसेप्शनिस्ट ने संध्या को कॉल करके कह दिया कि झलक आई है। अगम नशे में सोया पड़ा था। संध्या झलक के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी, वो जानबूझकर बोली, अगम छोड़ो मुझे, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अगम प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत करो। वो बार बार दोहरा रही थी। अगम नशे में उसे झलक समझ रहा था। जैसे ही झलक दरवाजे के पास आई, उसने संध्या की बात सुनी। तभी अगम बोला, आई मिस यू। झलक उसकी आवाज़ सुनकर वहीं ठिठक गई। तभी संध्या की आवाज़ उसके कान में पड़ी, नहीं अगम, ये ठीक नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। संध्या बोली। झलक दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वो और नहीं रुकी और वो वहाँ से भाग ली। बाहर तेज बारिश हो रही थी। झलक भीगती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर कमरे में अगम बेड पर लेटा था और संध्या पास पड़ी कुर्सी पर बैठी अपना फ़ोन देख रही थी। रेहान का मैसेज था, काम हो गया। तेज बारिश, ठंडी हवा पर झलक को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो सूटकेस खींचती हुई बढ़ी जा रही थी। वो खुद को कोस रही थी कि क्यों उसने अगम से प्यार किया, क्यों नहीं उसने अपने दिल पर काबू रखा। अगम, तुमने क्यों ऐसा किया। वो घुटनों के बल सड़क पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। वो रोए जा रही थी और भगवान को कोसे जा रही थी, क्यों मेरे साथ ही, क्यों, मैंने क्या बुरा किया था आपका। कोई भी मुझे प्यार करता है उसे छीन लेते हो। अब अगर ये ऐसा था तो क्यों मेरे दिल ने इसे बसाया, क्यों नहीं पहले ही इसे मुझसे दूर कर दिया। मार डालो मुझे, जान ले लो मेरी, नहीं जीना मुझे इस दुनिया में, मार दो मुझे। झलक पागलों की तरह सड़क पर अपना सर पटकने लगी। सर से खून बह रहा था। तभी वहां से उमेश कार लेकर गुजरा। उसे डॉक्टर ने खराब मौसम की वजह से झलक को लेने भेजा था। वो पास से गुजर गया और सोच रहा था कोई पागल लड़की है, बारिश में बीच सड़क में बैठी भीग रही है, चलो पहले दीदी को ले आऊं, बाद में इसे देखता हूँ। तभी उसे लगा कि अरे ये तो झलक है। उसने अचानक से ब्रेक मारी और भागकर झलक के पास गया। वो बेहोश हो गई थी। उसने जल्दी से उसे उठाकर कार में लिटाया, उसका सूटकेस रखा और जल्दी जल्दी घर ले आया। डॉक्टर गिल अपनी बेटी के पसंद का खाना बना रहे थे। वो साथ में गुनगुना रहे थे, मेरे घर आई एक नन्ही परी। तभी उमेश की चीखों से उनके हाथ की कड़छी गिर गई। वो भागकर बाहर आए। उमेश ने झलक को दीवान पर लिटा दिया था। डॉक्टर साहब भी घबरा गए। उन्होंने उसकी नब्ज चेक की, काफ़ी धीमी थी। इतने में उमेश अपनी पत्नी को बुला लाया। वो पड़ोस में ही रहते थे। उसने झलक के कपड़े बदले, उसे अंदर बेड पर लिटाया। क्या हुआ है इसे। डॉक्टर की आंखें गीली थी। उन्होंने उमेश से पूछा, पता नहीं सर, जब मैं गया तो पागलों की तरह सड़क पर बैठी थी। जब मैंने पास जाकर देखा तो बेहोश पड़ी थी। उमेश फूट फूट कर रो पड़ा। दीदी ठीक हो जाएंगी न सर। डॉक्टर भी अपना माथा पकड़कर रो पड़े। इतने बड़े से बड़े केस किए थे उन्होंने ज़िंदगी में, पर अपनी बेटी की इस हालत ने उन्हें तोड़ दिया। उमेश ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। वो बोले, क्या हुआ होगा इसे। उमेश की पत्नी झलक के कपड़े बदल के आ गई थी। डॉक्टर उसे देखने लगे। उन्होंने हीटर पहले ही ऑन कर दिए थे। झलक को हल्का सा होश आ रहा था। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। डॉक्टर ने पास होकर सुना। वो कह रही थी, क्यों अगम, तुमने ऐसा क्यों किया। सुनकर डॉक्टर को धक्का लगा। वो सोचने लगे कहीं अगम ने इसे प्यार में धोखा तो नहीं दिया, कहीं इसने अगम को उसी लड़की के साथ तो नहीं देख लिया जिसके साथ उमेश ने उसे देखा था। मेरी बच्ची, इसी बात से मैं डरता था। तू दिल लगा बैठी, मेरी ही गलती है। मैंने ही तुझे कहा कि ये लड़का ठीक है। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो उस अगम को छोड़ूंगा नहीं। झलक को तेज बुखार था। सारी रात डॉक्टर उमेश उसके पास बैठे रहे। उसे हल्का सा होश आता तो वो अगम का नाम लेकर रोने लगती। उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी रो पड़ते। उमेश का दिल तो और भी नाजुक था। उसका रोना तो एक पल के लिए भी नहीं रुका था। शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बज गए। तब जाकर झलक को पूरा होश आया। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा। डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कैसा है मेरा बेटा। झलक उनसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी।
पापा पापा अगम। वो डॉक्टर भी रो पड़े, पर उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मेरा शेर बेटा है ना, ऐसे रोते नहीं है, पापा हैं तेरे साथ, दफा कर अगम को, ऐसे 36 आते हैं, किसी की परवाह नहीं करते पुत्र, ना पुत्र, चुप हो जा। उन्होंने उसे दिलासा दी, पर झलक के लिए यह सदमा बहुत ही गहरा था, ये बात वो भी समझते थे। उसने शुरू से सोच रखा था कि वो कभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेगी, पर अगम को देखकर वो सब भूल गई। वो प्यार कर बैठी। अगम उसका पहला प्यार था और पहली बार ही उसे एहसास हुआ कि दिल का टूटना क्या होता है। उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कुछ देर रोने के बाद फिर पापा की बाहों में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने रोते रोते उसे नीचे लिटाया, फिर उसे ड्रिप लगा दी। वो साइड में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या हाल हो गया है मेरी बच्ची का, क्या होगा इसका? उमेश बोला, सर जी आप खुद को संभालो, तभी आप दीदी को संभाल पाओगे, ये लीजिए पानी पीजिए। फिर थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर के लिए चाय ले आया। डॉक्टर झलक के बेड के पास कुर्सी पर बैठे झलक को एकटक देख रही थी। 7 बज गए थे, बाहर मरीज आने शुरू हो गए थे। उमेश बोला, सर मैं बाहर मरीजों को वापस भेज दूं, आप सारी रात सोए नहीं हैं, मैं उन्हें कह देता हूं कल आ जाएं, आज छुट्टी कर लेते हैं। नहीं छुट्टी नहीं करनी, बेचारे कितने आस से आते हैं, हम उन्हें इस तरह नहीं मोड़ सकते। जा जाकर क्लिनिक खोल, मैं नहा कर आता हूँ, कहकर वो नहाने चले गए। करीबन 9 बजे अगम की आंख खुली। उसने देखा कि संध्या उसकी बगल में लेटी है। वो झटके से उठा, उसके हिलने से संध्या भी उठ गई। वो बोली, अगम उठ गए तुम, बड़ी अच्छी नींद आई। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अगम ने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा। क्या? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं, बल्कि तुम मेरे कमरे में आए थे रात। तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था? पता नहीं, शायद कोई नशा कर रखा था तुमने। मेरे रोकने के बावजूद तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। तब तो तुम मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम मेरा सब कुछ हो। अब ऐसा मत करो जैसे कुछ याद ही नहीं है। अगम मैं कहीं की नहीं रहूँगी, संध्या रोते हुए बोली। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और रेहान बोला, सैंडीज आना नहीं है क्या? इतना टाइम हो गया अभी तक उठी नहीं। कमाल है, ऐसा बॉस मिलेगा जो खुद आकर असिस्टेंट को जगाए। दोनों घबरा गए। अगम के तो होश ही उड़ गए। संध्या ने अपने कपड़े ठीक करके दरवाज़ा खोला। रेहान अंदर आते ही कमरे की हालत देखकर हैरान रह गया। सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था। संध्या आंखों में आंसू भरे खड़ी। रेहान ने आकर अगम को थप्पड़ मारा और बोला, ये क्या किया अगम? अब मैं चाचा चाची को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुमने एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता। वैसे तो बड़ा झलक का नाम लेते फिरते हो, फिर ये सब क्या? रेहान मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि अगर मुझे होश ना भी हो तो भी मैं इतना कमीना नहीं हूँ। मैं संध्या के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, अगम बोला। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कहकर संध्या रेहान के पास आकर रोने लगी। संध्या ये बात तुम भी जानती हो कि मैं सिर्फ झलक को चाहता हूँ, तो तुम मुझे अपने कमरे में लाई ही क्यों? तुम होटल में किसी से भी मुझे कहकर मेरे कमरे में पहुँचा देती, अगम बोला। हाँ सारा कसूर मेरा है, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें दोस्त माना और तुमने, कहकर वो फिर रोने लगी। अगम सर पकड़कर बैठ गया। प्लीज़ मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो। सैंडी पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, अगर हुआ तो आई एम सॉरी, गलती दोनों की है। मैं नशे में था, मुझे होश नहीं था, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए था। अभी मुझे जाने दो, इस बारे में बाद में बात करता हूँ, कहकर वो कमरे से निकल गया। रेहान ने संध्या को कहा, अब खुश? इसे तेरा नहीं बनाया तो मेरा नाम भी बदल देना। अगम अपने कमरे में आया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कल के बारे में याद कर रहा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। उसे याद है कि उसने पानी पिया था, उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। क्यों, क्या हुआ होगा? वो सोच रहा था कि उसे झलक की याद आई, वो भी कल आ गई होगी। वो जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। वो रिसेप्शन से गुजरा तो उसने बताया, सर कल एक लड़की आई थी झलक नाम की, वो आपसे मिलना चाहती थी। मैंने उसे संध्या मैडम के कमरे में भेज दिया था। क्या? लेकिन तुम्हें किसने कहा था कि मैं वहाँ हूँ? अगम बोला। संध्या मैडम कह गई थी कि अगर कोई आपके बारे में पूछे तो उसे उनके कमरे में भेज दूँ, वो बोली। संध्या तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, कहकर अगम गुस्से में जल्दी से झलक के घर की तरफ चल दिया। डॉक्टर मरीजों को चेक कर रहे थे। उमेश झलक की केयर कर रहा था। झलक को 9 बजे के करीब होश आया। उमेश भागकर डॉक्टर को बुला लाया। पापा को देखते ही झलक पहले की तरह उनसे लिपट गई और रोते हुए बोली, पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझसे जिया न जाएगा।
बेटा, अगम के खराब होने से क्या तू पापा को इतने सालों का प्यार भुला देगी? पापा की लोरियां, पापा का वो माँ बनकर रोटियां बनाना, पापा का तुझे डॉक्टर बनाना सब भुला देगी ना? मेरा शेर पुत्र इतना कमज़ोर नहीं है। तेरा रिजल्ट आने दे, तुझे एमडी करनी है, मुझसे भी बड़ा डॉक्टर बनना है। हिम्मत रख मेरे बच्चे, भूल जा उसे, सोच कि वो कभी था ही नहीं। डॉक्टर गिल ने उसे समझाया। तभी डोरबेल बजी। उमेश देखने गया। वो वापस आकर बोला, अगम आया है। डॉक्टर ने झलक की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। झलक ने ना में सिर हिला दिया। डॉक्टर बाहर आए और गेट खोलते ही अगम को जोरदार तमाचा मारा और बोले, क्यों आए हो यहाँ? दफ़ा हो जाओ। अंकल प्लीज़, एक बार झलक से मिल लेने दीजिए, प्लीज़ अंकल प्लीज़। अगम हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला, कल कहाँ थे तुम जब मेरी बच्ची तेज़ बारिश में सड़क पर बैठी रो रही थी? मेरी जानदार बच्ची बेजान हो गई थी। लोग पागल समझकर पास से गुजर रहे थे। कोई उसे उठा नहीं रहा था। वो तो उमेश ने देख लिया, नहीं तो। डॉक्टर रोए जा रहे थे और बोले जा रहे थे, अंकल जी एक बार देख लेने दो उसे, बस एक बार अंकल जी। अगम भी रोने लगा। नहीं, मैंने तुम पर भरोसा करके एक बार गलती कर दी, अब नहीं, कहकर डॉक्टर ने गेट बंद कर दिया। अगम चीखता चिल्लाता रहा। आसपास के लोग बाहर निकलकर देख रहे थे। जब अगम हटा नहीं तो झलक उठी। डॉक्टर ने उसकी तरफ चिंता में देखा तो उसने हाथ का इशारा करते हुए कहा, पापा वो मुझसे मिलना चाहता है ना। कोई नहीं, आप चिंता न करो। वो गेट खोलकर उमेश का सहारा लेकर बाहर आई। अगम उसके पास आने लगा तो उसने हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, आप जिस झलक को ढूंढने आए हैं, कल उसकी मौत हो गई और आज ही उसका क्रियाकर्म किया है। आत्मा को शांति की दुआ कीजिएगा। इस तरह लोगों में मरने वालों की मौत का तमाशा न बनाएं। कहकर झलक दोबारा गेट बंद करके अंदर आ गई। अगम खड़ा देखता रह गया। उसकी आंखों में पानी झरने की तरह बह रहा था। वो मुड़ा और वापस अपने होटल की ओर चल दिया। झलक, क्या यही प्यार था तुम्हारा? बस इतना ही भरोसा था अपने प्यार पर? एक बार आकर पूछ तो लेती। तेरा अगम ऐसा नहीं है, मुझ पर भरोसा तो करती। क्यों झलक, क्यों? अगम झलक के घर को चला था तो रेहान का बार बार फ़ोन आ रहा था। वहाँ से वापस आते वक्त उसने रेहान को फ़ोन किया। हेलो रेहान, क्या बात है? तुम कहाँ चले गए? तुम तो कह रहे थे कि आकर बात करते हो, आए क्यों नहीं? तुम्हें पता है बेचारी संध्या का क्या हाल है? मरने की सोच रही है वो। बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने। तुम जल्दी आओ, मैं उसे अपने कमरे में ले आया हूँ, यहीं आ जाना। रेहान बोला। सॉरी रेहान, उसका ख्याल रखना, मैं आता हूँ, कहकर अगम होटल की तरफ चल दिया। पर उसे कुछ गलत लग रहा था। नशा वो करता नहीं था, उसने कोई दवा भी नहीं ली थी, तो क्या हुआ था? उसे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। अगर मुझे होश नहीं था तो संध्या मुझे मेरे कमरे में क्यों नहीं छोड़कर आई? अपने कमरे में क्यों ले गई? दरवाजे से दोनों की दूरी बराबर है। कहीं ये अब संध्या का ही तो नहीं किया धरा? कहीं उस पानी में? सोचते ही उसने कुछ तय किया। इतने में अगम होटल वापस पहुंच गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से दोबारा पूछताछ की और उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली। फिर उसने उस कॉरिडोर की सीसीटीवी चेक की। उसमें दिखाई दे रहा था कि रेहान उसे सहारा देकर संध्या के कमरे में ले गया। संध्या कुछ देर बाद आई और फिर सुबह 8:30 बजे के करीब रेहान अंदर से निकला। संध्या ने उसे निकाल कर दरवाज़ा लगाया। इस दौरान रात को 9 बजे झलक दरवाजे के पास खुशी खुशी आई। फिर वो अंदर जाने लगी कि रुक गई, मानो कुछ सुन रही हो। फिर वो खड़ी खड़ी रोने लगी और उसी तरह रोते हुए बाहर चली गई। अगम उसे देखकर रो दिया। झलक, तुम अंदर आकर तो देखती। उसने इस वीडियो को भी फ़ोन में सेंड कर लिया। अब वो उनको सबक सिखा सकता था। उसने दीवान जी को फ़ोन करके कुछ हिदायत दी। वो रेहान के कमरे में आ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो रेहान और संध्या के साथ दोनों के पापा भी वहीं थे। अगम के अंदर आते ही संध्या के पापा उस पर हाथ उठाकर मारने को आए। अगम ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, कपूर साहब ज़रा सब्र कीजिए। उसने अपने फ़ोन को टीवी से कनेक्ट करके उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाई। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। रेहान हैरान होकर देखता रह गया। उसे लगा था कि अगम संध्या की बात पर यकीन करके माफ़ी मांगकर उससे शादी कर लेगा। उसे पता ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ करेगा। अगम ने वीडियो वहीं रोक कर पूछा, रेहान क्या मुझे इस बारे में बता सकते हो? इसमें बताना क्या है, तुम नशे में धुत थे, मैं तुम्हें लेकर आ रहा हूँ। रेहान बोला। माना मैं नशे में था तो तुम मुझे संध्या के कमरे में क्यों लाए? मेरे या अपने कमरे में क्यों नहीं ले गए? अगम ने जोर डालकर पूछा।
क्योंकि मेरा कमरा दूर था और तुम्हारा कमरा मुझे पता नहीं था, रेहान बोला। मुझे होश नहीं था। उसके बाद क्या हुआ बताओ? उसके बाद मैं सो गया। तुमने संध्या के साथ ज़बरदस्ती की। अब तुम इस बात को दबाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रेहान ने वीडियो देखकर सच कहा कि वो वहीं था, पर झूठ को छुपाने के लिए चिल्लाने लगा। संध्या भी ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। चुप कर जाओ तुम दोनों, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अगर तुम वहीं थे तो जिस वक्त मैं संध्या के साथ गलत कर रहा था तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अगम बोला। क्योंकि मैं भी नशे में था, अगम ने तालियां बजाते हुए कहा। वाह क्या बात है, तुम्हें तो टीवी सीरियल लिखने वाला लेखक होना चाहिए था। अंकल ये देखिए वीडियो, फिर मैं सुनाता हूँ असली कहानी। अगम ने सारा वीडियो दिखाया कि कैसे रेहान उसे कमरे में लाया। फिर कुछ देर बाद संध्या आई। इन्हें पता था कि आज मेरी गर्लफ्रेंड झलक मुझे मिलने आ रही है। इन दोनों ने पहले मुझे पानी में कुछ मिला कर दिया, फिर ये मुझे संध्या के कमरे में ले आया। इस दौरान संध्या रिसेप्शनिस्ट को कहकर आई कि मुझे कोई पूछे तो मैं उसे संध्या के कमरे में भेज देना। फिर ये कमरे में वापस आ गई। ये मेरी झलक है। ये मुझसे मिलने आई तो इन्होंने पता नहीं उसे क्या कहा कि वो रोते हुए लौटी। ये देखिए। फिर रेहान सुबह 8:30 बजे के करीब निकला और दरवाज़ा संध्या बंद कर रही है, और 9 बजे रेहान फिर आ गया। ये देखिए। इससे ये साबित होता है कि ये दोनों ने मुझे झलक से अलग करने और संध्या का बनाने के लिए किया। अब तुम कुछ भी बोलते रहो, खुद गुनाह करके अब सफाइयाँ दे रहे हो। इस तरह बच नहीं सकते तुम, रेहान बोला। ठीक है, मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ गलत किया है। बुलाओ पुलिस को, अगम बोला। बेटा, पुलिस को बुलाने से हमारी और तुम्हारी बदनामी होगी। देखो, तुम सैंडी को कब से जानते हो, वो कब से तुम्हें चाहती है। तुम उसे अपना लो, हमारी इज्जत का ख्याल करो, रेहान के पापा बोले। मुझे अपनी बदनामी का कोई डर नहीं है, पर मैं ये झूठा इल्ज़ाम सर पर लिए सारी उम्र नहीं काट सकता, अगम बोला। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने उठाकर कहा, हाँ ले आइए रूम नंबर में। कुछ देर में दीवान जी पुलिस लेकर वहां आ गए। रेहान और संध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस का नाम सुनकर रेहान संध्या को बोलने लग गया। संध्या कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं? पापा, ये सब इसका किया धरा है। ये कह रहा था कि हम ऐसा करेंगे तो तुम मुझसे शादी कर लोगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब होगा। मैंने कुछ नहीं किया पापा, मुझे बचा लो, संध्या अपने पापा के पास जाकर बोली। अच्छा जी, उस दिन मेरे पास रो क्यों रही थी कि मुझे अगम चाहिए? अगर सब ठीक हो जाता तो तुम्हारी इससे शादी हो जाती। अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही हो, रेहान बोला। अगम इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। वो बोला, कपूर अंकल, ये है आपके काम करने के तरीके। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस तरह तरक्की करोगे आप? मिस्टर कपूर ने रेहान को थप्पड़ मारा। ये सब क्या है? तुम्हें यहाँ प्रोजेक्ट संभालने भेजा था। तेरी। गुस्से में उन्होंने उसे गालियाँ निकाली। फिर अगम से बोले, बेटा ये बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई, इन्हें माफ़ कर दो। अंकल, माफ़ कैसे कर दूँ? इन्होंने कोई छोटी गलती नहीं की है। इन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट, अगम बोला। सामने से दीवान जी आ गए। अगम बोला, जाने से पहले इनसे बात करके जाइए। फिर दीवान जी से बोला, दीवान जी इन्हें सारे टर्म एंड कंडीशन दिखा दीजिए। दीवान जी ने उन्हें कागज़ दे दिए। कागज़ देखकर कपूर के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो अगम से बोले, बेटा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो, इस तरह बर्बाद हो जाएंगे हम। हमें कोई काम नहीं देगा। इसकी गलती की सज़ा तुम हमें मत दो। अगम बोला, सॉरी गलती हो गई, प्लीज़। अगम, सॉरी गलती हो गई, प्लीज़ ऐसा ना करो प्लीज़, रेहान बोला। अगम को तरस आ गया। वो बोला, ठीक है आपकी बात, मगर मुझे ये दोनों यहाँ कभी न दिखी। आप ही सारा काम संभालेंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, कपूर जी बोले। अगम बोला, संध्या, रेहान, तुम दोनों का कैरियर अभी शुरू ही हुआ है। तुम मेरे फ्रेंड्स भी थे, इसलिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर अब मुझे नज़र न आना, कहकर अगम वहाँ से चला गया। अगम के जाने की खबर झलक को मिल गई थी। वो उठी, तैयार हुई और क्लिनिक में आ गई। डॉक्टर ने भी उसे रोका नहीं। वो ऐसे जता रही थी मानो कुछ हुआ ही न हो। डॉक्टर ने उमेश को भी समझा दिया कि अगम का नाम मत लेना। शाम हो गई थी। अगम फिर आ गया। वो क्लिनिक के अंदर आ गया। वो जानता था कि झलक उससे बात नहीं करेगी, इसलिए उसने सोचा कि डॉक्टर से बात कर लूँ। वो आकर अंदर बैठ गया। उमेश उसी वक्त किसी काम से बाहर गया था। अगला मरीज आवाज़ आने पर वो अंदर चला गया। झलक उसे देखकर उठकर जाने लगी। अगम उसे रोकते हुए बोला, झलक प्लीज़, एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या देखा या क्या सुना,
पर वो सब झूठ था। ये देखो मैं अपनी बेगुनाही का सबूत लाया हूँ, ये देखो। कहकर उसने रिकॉर्डिंग ऑन की, पर वो चली ही नहीं। उसने बहुत ज़ोर लगाया, शायद वो ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। अब बस भी करो, कितना झूठ बोलोगे। मैं विराज सर को शुरू से जानती थी, वो हर लड़की से फ्लर्ट करते थे। लेकिन मुझसे गलती हो गई, मैंने आप पर भरोसा किया। मैं ही बेवकूफ़ थी, समझ नहीं पाई। प्लीज़ आज के बाद शक्ल मत दिखाइएगा, चले जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं चली जाती हूँ। मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं रखना। झलक एक पत्थर की तरह चेहरे पर बिना किसी भाव के बोली। झलक मेरी बात सुनो, ये सब रेहान और संध्या की चाल थी, मैंने उन्हें पकड़ लिया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ, उनसे पूछ लो। अगम बोलता रहा पर झलक नहीं रुकी। झलक अपने कमरे में जाकर रोने लगी, वो फूट फूट कर रोई। अगम अब भी क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी, पर पापा के सामने कैसे बताऊं कि तुमने क्या किया, कि कैसे वो लड़की तुमसे छोड़ने को कह रही थी और तुम उसे कह रहे थे कि तुम उसे मिस कर रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकती जो मैंने सुना। अगर मैंने न सुना होता तो मैं तुम्हारा विश्वास भी कर लेती। वो रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। झलक के जाते ही अगम भी चुपचाप बाहर को चल दिया। उसे यकीन हो गया था कि अब ये नहीं मानेगी। जरूर संध्या ने कुछ ऐसा किया है जो इसने देखा या सुना है। गलती मेरी ही थी, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। अगम होटल वापस आया तो उसके पापा का फ़ोन आया। हेलो बेटा, ये क्या हुआ? मुझे दीवान जी ने बताया कि तुम कपूर से कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले थे। पापा, उनके बेटे और भतीजी ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मुझे कोई ड्रग देकर मुझ पर रेप का इल्ज़ाम लगाकर दोनों मेरी शादी संध्या से कराना चाहते थे। पर मैंने सब पता लगा लिया। पहले मैं उन्हें पुलिस के हवाले करने वाला था, फिर उनके करियर को देखते और आपके कपूर अंकल के साथ रिश्ते को देखते हुए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी रहने दिया। अगम ने पापा को सारी बात बता दी। ये आजकल के बच्चों को क्या हुआ है? पहले वो बंसल का मुंडा और अब ये कपूर का बेटा। हद ही हो गई। जो चीज़ हम सीधे ढंग से पा सकते हैं उसे इस तरह करके क्यों गंवाना? जो तुम्हारी है ही नहीं उसे छोड़ दो। चल छोड़ो बेटा, रब उसके हमेशा साथ होता है जो सच्चा होता है, और जो हमेशा दूसरों का भला करता है रब उसका बुरा नहीं होने देता। जी पापा जी, बस उनका ही सहारा है, अगम बोला। अगम का दिल बिल्कुल टूट गया था। झलक के बिना उसके जीवन में कुछ नहीं बचा था। अब वो रोज़ सुबह क्लिनिक के पास चला जाता और सारा दिन वो अंदर देखता रहता कि शायद एक झलक झलक की दिख जाए। और झलक दिख भी जाती थी। कभी कभी वो बाजार जाती तो वो भी चोरी छुपे उसका पीछा करता। वो जहाँ जाती वो भी पीछे पीछे जाता। उसकी हालत मजनू जैसी हो गई थी। दीवान जी ने उसके पापा को बुला लिया। उस बात को महीने बीत गए थे। उसका रिजल्ट आ गया था। उसने मेरिट के साथ पास किया। डॉक्टर गिल ने उसे एमडी के लिए लंदन अपनी बहन के पास भेज दिया। अगम के पापा शिमला आ गए। वो अगम का हाल देखकर हैरान रह गए। सर के बाल बढ़े हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े बेढंगे पहने हुए। अगम पुत्र, ये क्या हो गया? ये क्या हाल बना लिया है तूने? पापा की बात सुनते ही अगम फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पापा को सारी बात बताई। अरे बेटा, घबराते नहीं हैं, हम सुबह चलेंगे झलक का हाथ मांगने। तुम चिंता मत कर बेटे, ऐसा रोते नहीं हैं पुत्र, उसके पापा बोले। अगम को कुछ हौसला हुआ। उस रात उसने भरपेट खाना खाया और लेट कर झलक को पाने के सपने देखने लगा। उसने तय कर लिया था कि वो झलक को मना कर ही दम लेगा। सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान खो गई। अगर वो नहीं मानी तो मैं क्या करूँगा? अगम के मन में सारी रात अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। अगले दिन सुबह ही वो झलक के घर पहुंच गए। वहाँ न डॉक्टर थे और न झलक नजर आई। अगम के पापा ने पूछा, डॉक्टर और झलक कहाँ हैं? मैं अगम का पापा हूँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ, मुझे उनसे बात करनी है। जी वो तो नहीं है, उन्होंने कल रात लंदन की फ़्लाइट ली है। झलक दीदी अब वहीं पढ़ेंगी। डॉक्टर जी 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, उमेश बोला। क्या? अगम को लगा मानो किसी ने उसके पैरों तले की ज़मीन खींच ली हो। वो लड़खड़ा गया। उसके पापा ने उसे पकड़ नहीं लिया होता तो वो गिर जाता। आइए अंदर आइए सर, उमेश बोला। लेकिन अगम मुड़कर कार की तरफ चल दिया। उसके पापा ने उमेश से बात की और फ़ोन पर कुछ नोट कर लिया। फिर वो अगम के पीछे भागे। रुको अगम, कार मैं चलाता हूँ, अगम को गुमसुद देख कर पापा बोले। दोनों घर आ गए, पर अगम फिर से सुन्न हो गया था। वो न बोलता था न खाता था। तब उसके पापा उसे अपने साथ चंडीगढ़ वापस ले आए। अगम घर आया तो उसकी हालत देखकर दादी उसे कुछ कहने ही वाली थी
कि उसके पापा ने मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अगम चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद दादी ने उसके पापा से पूछा, की हो गया मेरे पुत्र को? चंगा भला तो गया सी, क्या हो गया? बेबे वो झलक है ना? हाँ, की होया उसनो? दादी ने टेंशन में पूछा। अपना अगम उसे प्यार करता था, दोनों में अनबन हो गई। मैं रात गया था, सोचा था सुबह झलक के घर जाकर उसके पापा से रिश्ते की बात कर आऊँगा, लेकिन वहाँ जाकर पता लगा कि वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई है। ये और उदास हो गया। इसे कुछ देर अकेला रहने दो, इसकी माँ कहाँ है? वो परी के साथ बाजार गई है, दादी कुछ सोचते हुए बोली। उसके पापा अपने कमरे में चले गए थे। दादी ने अपना फ़ोन उठाया और विराज को फ़ोन किया। विराज ने झट फ़ोन उठा लिया। हेलो मेरी जान, आज कैसे फ़ोन किया? ओए जान दिया लग दिया, कुछ अगम दी खबर है तेनू? क्या हुआ? अभी बात तो हुई थी, झलक वहाँ चली गई थी, सो मैंने कल फ़ोन नहीं किया। यूं ही कबाब में हड्डी क्यों बनना? विराज बोला। ओए उल्लू दे पट्टे, कबाब दी हड्डी बनन तो डरता है, इथे सारा कबाब ही सड़ गया, दोनों दी लड़ाइयाँ हो गई हैं। ते झलक लंदन चली गई है, ते मेरा पुत्र देवदास बन गया है, दादी बोली। इतना सब हो गया, उसने बताया तक नहीं, कहाँ है वो? विराज बोला। घर में ही है, मैं आता हूँ, विराज बोलकर जल्दी से अपने स्टाफ को कहकर कार लेकर निकल पड़ा। आधे घंटे में विराज अगम के घर पहुँच गया। वो अंदर आया तो दादी जी लिविंग रूम में ही मिल गई। वो विराज को देखते ही बोली, पुत्र क्या होगा अपने अगम दा? बेबे आप चिंता न करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं देखता हूँ, कहकर विराज अगम के कमरे की तरफ चल दिया। विराज ने दरवाजे पे नॉक किया, कोई नहीं बोला तो विराज दरवाज़ा खोलकर खुद ही अंदर चला गया। अंदर दिन में भी अंधेरा था, खिड़की पर पर्दे कर रखे थे। उसने लाइट जलाई तो सामने अगम बेड के साथ पीठ लगाए नीचे बैठा था, मानो दर्द की मूरत हो। वो उसके पास गया। अगम मेरे यार, ये क्या हाल बना रखा है? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मैं आ जाता। अगम उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़ा और उससे लिपट गया। विराज जो उस पर थोड़ा झुका हुआ था, उसके इस एक्शन से नीचे गिर गया, पर वो बेड के सहारे बच गया था और उसने अगम को भी संभाल लिया। अगम छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। विराज की आंखें भी भर आई। उसने अगम को रोने दिया। वो धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाता रहा। कुछ देर बाद उसने अगम को कहा, अब बस कर, बहुत रो लिया, मुझे बता क्या हुआ, मैं बात करता हूँ झलक से। मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा, उस दिन तेरा फ़ोन आया था कि वो शाम को आ रही है, तो मैंने संध्या और रेहान को बता दिया कि आज झलक अपने पापा के साथ लंदन चली गई। अगम ने सारी कहानी ज्यों की त्यों सुना दी। इसका मतलब तेरी बेहोशी के वक्त संध्या रेहान ने झलक को कुछ ऐसा जताया जिससे वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस संध्या को तो मैं, विराज को गुस्सा आ गया। नहीं विराज, संध्या का दोष नहीं है, मेरी किस्मत में ही झलक नहीं थी। एक बार तो उसने मेरी बात सुनी होती, एक बार तो बताया होता कि वो क्यों नाराज है। मुझे डांटती, मुझे मारती, पर इस तरह मुझसे दूर क्यों चली गई? अगम बोला। अगम, ये बात तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उसकी जगह नहीं थे। खुद को उसकी जगह रख कर देखो, सोचो कि तुम्हारी जगह अगर उस बंद कमरे में तुम्हारी जगह झलक किसी लड़के के साथ होती और अंदर से आवाज़ें आ रही होती तो तुम क्या करते? अगम कुछ देर कुछ नहीं बोला, फिर बोला, तू ठीक कह रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस पर क्या बीती होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी उसे। इतना कहकर अगम खुद को थप्पड़ मारने लगा। विराज ने उसके हाथ को पकड़ लिए। पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब है तेरा? कुछ तो अक्ल से काम ले। तू देखना, वक्त सब ठीक कर देगा। देख, तू इस तरह करेगा तो अंकल, आंटी, परी और बेबे का क्या हाल होगा? तुझे पता है बेबे कितनी परेशान है? यार एक लड़की ही तो है, कल आई थी, आज चली गई, कल फिर आ जाएगी। पर ये माँ बाप, ये बेबे तो हमेशा तेरे साथ ही हैं। क्या इनकी तेरे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है? तू एक लड़की के लिए दुखी है, क्या इतने जनों की खुशी के लिए खुश नहीं हो सकता? क्या सिर्फ झलक का प्यार ही प्यार हमारे सबके प्यार से बड़ा हो गया? विराज ने उसे समझाया। अगम को एकदम से झटका लगा। सही ही तो कह रहा है ये। इन लोगों ने मुझे बचपन से प्यार दिया और मैं झलक के 4 दिन के प्यार की खातिर रो रहा हूँ। जाती है तो जाए, गलती उसकी भी है, उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। चलो जो भी होगा देखा जाएगा, सोचकर अगम उठा और विराज को बोला, जा बेबे से बोल मेरा पसंदीदा खाना लगाए, मैं नहा कर आया।
अरे वाह, ये हुई ना मेरे दोस्त वाली बात, कहकर विराज ने अगम को गले लगाया और उठकर बाहर आ गया और दादी से बोला, अरे जाने मन दे, कुछ खिला, मना लिया अपने यार को। उसने कहा है कि उसकी पसंद का खाना बनाओ, वो नहा कर आया। सच्ची, तू सच कह रहा है ना? मैं अभी रसोई में जाती हूँ। दादी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और रसोई की तरफ चली गई। डॉक्टर गिन ने इंपीरियल यूनिवर्सिटी में झलक का एडमिशन करा दिया। उन्होंने भी यहीं से डिग्री की थी और आज भी यहाँ बुलाकर सम्मान दिया जाता है उनको। झलक के नंबर अच्छे थे और डॉक्टर गिल के कारण उसे एडमिशन आराम से मिल गया। उन्हें विशेष सम्मान के तौर पर वहाँ घर भी दिया हुआ था। उन्हें वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। घर बहुत बड़ा था। उनका स्वागत घर के केयर टेकर जोड़े ने किया जो लगभग 50 साल के थे। डॉक्टर ने उन्हें आपस में मिलाया। हेलो, ये मेरी बेटी झलक गिल, और बेटा ये अपने केयर टेकर हैं, मिस्टर एंड मिसेस टेलर। फिर उनसे बोले, मैं कुछ दिन में चला जाऊंगा, मेरी बेटी यहीं रहेगी, तुम लोग इसका ध्यान रखना। ओके सर, उन्होंने अदब से कहा। झलक ने उस महल नुमा घर को देखा। बड़े बड़े खुले कमरे, एक से एक बढ़िया सामान सजे हुए। घर में हर चीज़ थी। बहुत बड़ा म्यूजियम सिस्टम भी था। डॉक्टर कुछ दिन रहकर चले गए। झलक कॉलेज जाने लगी थी। वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहती थी। वो अपने पापा की तरह सर्जन बनना चाहती थी। कुछ दिनों बाद उसे हॉस्पिटल से 2 दिन की छुट्टी मिली। वो घर आ गई। वो दरवाजे पर ही थी कि उसे लाइट म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दी। वो अंदर आई तो देखा कि एक लंबा गोरा हैंडसम सा लड़का हॉल में डांस कर रहा है। उसने उसे देखा और अपने कमरे में जाने लगी तो उसने उसकी राह रोक कर कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो तुम? झलक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? फिर उसने अंकल आंटी को आवाज़ लगाई। अंकल टेलर, आंटी टेलर। तभी अंदर से अंकल आंटी निकल कर आ गए। उन्होंने उन दोनों को देखा, फिर झलक के पास आए। गुड इवनिंग मैडम, सॉरी ये हमारा बेटा है, ये वीकेंड पर हमारे पास आ जाता है। फिर लड़के की तरफ मुड़कर बोले, एलन, ये सर की बेटी हैं, डॉक्टर हैं, लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई। हेलो, मैं टॉम हूँ। उसने हाथ मिलाने को हाथ बढ़ाया पर झलक बिना उसकी तरफ देखे सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर चली गई। टॉम ने अपने पापा की तरफ देखा। वो बोले, ये ऐसी ही है, कम ही बात करती है, इससे दूर ही रहना। झलक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। रात के खाने पर भी वो नीचे नहीं आई तो आंटी ऊपर पूछने गई। उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया तो झलक बाहर आई। उसने पूछा, मैडम खाना खा लो? आती हूँ आंटी जी, झलक बोली। कुछ देर बाद वो नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने वाली सिर्फ वही थी। उसने आंटी से कहा, आप लोग भी खा लीजिए, मैं अकेली क्यों खाऊं? अंकल को भी बुला लें। अंकल आंटी के साथ टॉम भी आ गया। टॉम नीली आंखों वाला 24 साल का हैंडसम लड़का था। वो म्यूज़िक की डिग्री कर रहा था। वो झलक को देखकर हैरान था कि ये इतनी खुश क्यों है। वो खाना खाते वक्त ही उसे बुलाने की कोशिश करते रहा पर वो बात ही नहीं कर रही थी, जबकि आंटी अंकल की बात का जवाब दे देती थी। खाना खाकर वो बाहर टहलने निकली। टॉम भी उसके पीछे हो लिया। वो गार्डन में घूम रही थी और टॉम सामने बैठकर देखे जा रहा था। तुम ऐसी ही हो या मुझे देखकर कर रही हो? टॉम बोला। झलक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उसे इग्नोर कर दिया। टॉम भी चुप हो। झलक घूम घूम कर चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। टॉम वहीं बैठा सोचता रहा कि ये ऐसी क्यों है। अगले दिन सुबह ही झलक कॉलेज वापस आ गई। उसकी फ्रेंड एलिस बोली, तुम तो कह रही थी कि 3-4 दिन लगा कर आओगी, तुम तो आज ही वापस आ गई। बस दिल नहीं लगा इसलिए आ गई। झलक बोलकर पढ़ने बैठ गई। अगम के धोखे के बाद से वो चुप चुप रहने लगी थी। उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो किसी से दोस्ती भी नहीं बनाना चाहती थी। एकदम पत्थर दिल हो गई थी। इधर इंडिया में झलक के जाने के बाद अगम ने खुद को काम में झोंक दिया। उसने चंडीगढ़ ग्रुप को शिखर पर पहुंचा दिया। इस ग्रुप के अंडर होटल, स्कूल, कॉलेज आते थे। बिजनेस जगत में उसे सभी जानने लगे थे। अगम भी झलक की ही तरह पत्थर दिल हो गया था। शुरू शुरू में ये झलक को रोज़ मैसेज करता था। महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि उसने नंबर बदल दिया होगा। वो उस दिन के बाद कभी शिमला भी नहीं गया। चैन की बदली चंडीगढ़ हो गई। चैन ने अगम को फ़ोन किया, हेलो अगम, मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ, अब खूब जमेगी, जम मिलकर करेंगे हम तुम हमारी बातें। बता कहाँ मिलेगा, तू आएगा या मैं आऊँ? सॉरी सर, बॉस मीटिंग में है, आप मैसेज छोड़ दीजिए, विजय बोला।
मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, उससे कहना चयन का फ़ोन था, बाकी जो मैंने कहा था वही सब सुना देना और कहना कि मुझे कॉल करे। कहकर चयन ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने परी को फ़ोन किया। हेलो परी, मैं चयन बोल रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ में आ गया हूँ। सच्ची? ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बोर हो गई थी। आपको पता है कि उस हादसे के बाद से अकेले मुझे कहीं जाने नहीं देते थे। झलक या भैया के साथ ही कहीं जाती थी। अब झलक भी कहीं चली गई और भैया तो मिस्टर खड़ूस हो गए हैं, किसी से बात ही नहीं करते। इन दोनों की तो फ्रेंडशिप हो गई थी ना? फिर क्या हुआ? चैन ने हैरान होकर पूछा। मुझे ठीक से पता नहीं, मगर कुछ तो हुआ है इनके बीच, वो दुखी मन से बोली। चलो मैं अगम से ही पूछ कर देखूंगा, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसे अगम की चिंता होने लगी। उसे याद है अभी महीने पहले ही तो अगम ने उसे फ़ोन किया था। कितना खुश था वो जब उसने बताया, हेलो चयन, तुम्हें एक खुशखबरी दूँ? झलक ने मेरा प्यार कबूल कर लिया। वो कहती है कि वो भी मुझे पहली नज़र में ही प्यार करने लगी थी। चयन जब आएगा तो मिलवाऊंगा उससे, मतलब तेरी भाभी से। यार फिर तो मज़ा ही आ गया। मुझे चंडीगढ़ आने दे, खूब पार्टी लूँगा। और हाँ, शादी में अभी जल्दी मत करना, चयन बोला। चयन खड़ा ये सब सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या होगा। उसे विराज की याद आई कि विराज को सब पता होगा, उससे पूछता हूँ। उसने विराज को फ़ोन किया। हेलो विराज, मैं चयन बोल रहा हूँ। विराज बोला, हाँ चयन बोलो, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ यार, मेरी चंडीगढ़ बदली हो गई है। बड़ा खुश था कि तुम लोगों के पास आ गया, अगम मिला ही नहीं। परी ने बताया कि झलक और इसका ब्रेकअप हो गया। क्या हुआ यार? कुछ दिन पहले फ़ोन पर बात हुई थी, बहुत खुश था ये, फिर अचानक क्या हो गया? चयन बोला। क्या बताऊं यार, बहुत लंबी कहानी है, फ़ोन पर नहीं बता सकता। ऐसा करते हैं, शाम को क्लब में मिलते हैं, मैं अगम को भी बुला लेता हूँ, बैठ कर बात करेंगे, विराज बोला। तुम्हारी बात सुनकर और टेंशन हो गई, आखिर ऐसा क्या हुआ? चल ठीक है, शाम को मिलते हैं, टाइम और जगह बता देना, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। और सोचने लगा ऐसा क्या हुआ होगा इनके बीच, दोनों इतने अच्छे हैं, एक दूसरे को इतना चाहते थे, फिर क्या हुआ? वो सोच ही रहा था कि आशीष आ गया। उसे लगा कि कहीं आशीष ने तो कुछ नहीं किया। आशीष ने उसे अपनी तरफ घूरते देखा तो पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों घूर रहा है मुझे? कुछ नहीं, अगम और झलक के बारे में पता लगा। एक्सक्यूज़ मी, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने कुछ किया है? जनाब, मैं इतना घटिया नहीं हूँ। मुझे जब पता चल गया था कि यह झलक अगम को चाहती है, मैंने उसी दिन से उससे दूरी बना ली थी। यही नहीं, अब मेरी गर्लफ्रेंड है। कहते हैं ना कि शादी उससे करो जो तुम्हें चाहता हो, न कि उससे जिसे तुम चाहते हो। सो मैंने उसे चुना जो मुझे चाहती थी। तुम भी जानते हो उसे। कौन है? कमाल है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं एक युग के बाद आया हूँ। सब कुछ नया नया सुनने को मिल रहा है, चैन हैरान होकर बोला। मैं विभा की बात कर रहा हूँ, जो वो झलक की फ्रेंड थी हॉस्पिटल में, आशीष बोला। नॉट बैड। हाँ, तू नहीं तो तेरी सहेली से दिल लगा लिया, इस बहाने तेरी भी खबर मिलती रहेगी। सही है भैया, चैन शेर सुनाते हुए बोला। अरे मैंने बताया न कि वो मुझे चाहती है। मैंने पहले तो उसे रिजेक्ट कर दिया। पता है उसने क्या जवाब दिया था? कहती है कि मैं तुम्हारी राधा नहीं बन सकती तो न सही, मैं मीरा बनकर उम्र काट लूँगी। फिर धीरे धीरे मुझे भी वो अच्छी लगने लगी, बस मैंने हाँ कर दी, आशीष बोला। अच्छा जी, मिलाओ भाभी से कभी। पर ये आगम झलक का क्या हुआ? मुझे ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि झलक ने उस वक्त से विभा से भी बात नहीं की, फ़ोन नंबर भी बदल लिया है। विभा बता रही थी कि कोई गलतफहमी हुई है उनके बीच। अब पता नहीं क्या बात होगी। विराज से पूछा था, उसने भी नहीं बताया। मुझे लगता आगम की कोई गलती होगी, पर बिना पता लगे कुछ कह नहीं सकते। अच्छा चल लंच करे, दोनों खाना खाने चल दिए। चैन क्लब पहुंचा तो विराज कार पार्क कर रहा था। दोनों बड़ी गर्मजोशी से मिले। चैन ने मुक्का उसके कंधे पर मार कर कहा, और ब्रो क्या हाल है? आह, विराज ने अपना कंधा पकड़कर हल्की सी आह भरी और बोला, रहम करो भाई, हम डॉक्टर हैं, इतना दम नहीं है हम में कि तुझ जैसे फौजी से भिड़े। कहकर उसने चैन को गले लगा लिया। चलो अंदर चलते हैं। विराज ने पहले ही प्राइवेट रूम की बुकिंग करा दी थी। वो अंदर जाकर बैठ गए। अगम अभी आया नहीं था। विराज, तू बता कि उनके बीच क्या हुआ? मैं तो सुबह से सोच सोच कर परेशान हूँ, चैन बैठते ही बोला। वो तुझे शिमला प्रोजेक्ट के बारे में पता है ना? विराज ने पूछा। हाँ बताया था अगम ने, किसी कपूर को कॉन्ट्रैक्ट मिला था।
हाँ, वही रेहान कपूर संध्या का कजिन था। रेहान ने संध्या की अगम के साथ शादी कराने के लिए अगम को पानी में ड्रग देकर संध्या के कमरे में उस रात छोड़ा जिस दिन झलक उससे मिलने आ रही थी। उसने चालाकी से ये सब झलक को भी दिखा दिया, जबकि कमरे में रेहान भी था। हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन झलक के मन में गलतफहमी पैदा कर दी कि उनके बीच कुछ हुआ है। बस झलक ने अगम की कोई बात सुनी ही नहीं। वो लंदन चली गई और ये बिजनेसमैन बन गया। अब ये अगम रहा ही नहीं। विराज ने शॉर्ट में सारी कहानी सुना दी। क्या अगम उसके पीछे गया नहीं? चयन बोला। गया था, पर उसने कह दिया कि झलक भी मर गई और वो अगम भी मर गया। अब पता नहीं उसने क्या सुना। अगम को तो होश था ही नहीं। संध्या और रेहान ही जाने। अगम ने उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन माफ़ कर दिया। वो कहता मेरे प्यार में ही दम नहीं था, इनका कसूर नहीं है। झलक को भरोसा होता तो वो ऐसा करती ही नहीं। अब मेरी बात सुनो, उसके सामने झलक की बात मत करना, वरना हम तो चले जाएंगे, लेकिन वो सारी रात झलक से बातें करता रहेगा। बहुत मुश्किल से संभाला है उसे। अगम की हालात याद करके उसकी आंख भर आई। उसने अपनी आंखें साफ की। चैन ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो विराज को और रोना आ गया। बहुत दिल से गालियां निकलती है उस रेहान और संध्या के लिए। सालों ने मेरे दोस्त का क्या हाल कर दिया। हंसना तो भूल ही गया है। उसे देखकर दिल जलता है यार, कहकर विराज जोर जोर से रो पड़ा। चयन उठकर विराज के पास आया और उसके आंसू पोंछने लगा। उसने पानी का गिलास उसे दिया और बोला, मुझे गर्व है कि मुझे तुम दोनों की दोस्ती मिली। तभी अगम भी अंदर आ गया। वो चयन के पास आया और बोला, हेलो। इतना कहकर वो कुर्सी पर बैठ गया। चैन उसकी तरफ देखकर हैरान हो गया। विराज सच ही कह रहा था, ये तो बिल्कुल बदल गया है। उसने पूछा, कैसे हो अगम? जल्दी से खाओ, क्या खाना है? 10 मिनट में मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, अगम बोला। अगम, हम इतने दिन बाद मिल रहे हैं, कोई बात तो करो, चयन बोला। करो, फिर बात ही कर लो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। कब आए तुम? अगम ने पूछा। कल रात आया था, उठते ही तुम्हें फ़ोन किया। मेरी यहाँ बदली हो गई है, चयन बोला। हाँ, बताया था विराज ने। चलो अच्छा हुआ, अगम बोला। फिर विराज को देखकर बोला, क्या तुम इतने फ्री हो? तुम यहाँ हो तो तुम्हारा काम कौन देखेगा? मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, अब फ्री हूँ। ओके, तुम दोनों एंजॉय करो, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। सॉरी, अगम घड़ी देखते हुए खड़ा होकर बोला। यार अगम, तुम भी कमाल करते हो, इतने दिन बाद मिले हैं, कुछ देर बैठकर बातें तो कर लो। चैन अभी बोल ही रहा था कि अगम चला भी गया। कहा था न मैंने, मर गया अगम, हमारे अगम को मार डाला उसने। एक जान है, पता नहीं कैसे लिए फिरता है। विराज फिर रो पड़ा। चैन कभी जाते हुए अगम को तो कभी रोते हुए विराज को देखता रहा। इधर लंदन में झलक कॉलेज में पढ़ाई में बिजी थी। इसे पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सूझता था। कितने ही लड़के उसे प्रपोज करते, पर वो किसी पर ध्यान ही नहीं देती। टॉम भी 1-2 बार उसे घर से खाना देने आया। आज फिर वो आया। वो हॉस्टल में उससे मिलने गया। अब सब लड़कियां उसे जान गई थी और झलक को छेड़ती थी कि तेरा बॉयफ्रेंड आ गया। झलक को शुरू शुरू में गुस्सा आता था, पर धीरे धीरे उसने और लड़कों से बचने के लिए उन लड़कियों को कुछ भी कहना छोड़ दिया। अब वो जानबूझकर टॉम से घर से कुछ न कुछ लाने को कहती रहती। टॉम को तो झलक पहले ही पसंद थी। उसे लगा कि वो उसे पसंद करने लगी है। झलक उसे कॉलेज के फंक्शन पार्टीज़ में भी जहाँ पार्टनर की ज़रूरत होती थी ले जाती थी। बेशक वो उसे साथ रखती थी, पर उससे दूरी बनाकर ही रहती थी और कभी भी हंस के बात नहीं करती थी। टॉम ने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था। एक बार वो फंक्शन से वापस आ रहे थे तो टॉम ने पूछा, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी इंटेलिजेंट हो, तो तुमने बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया? तुम और लड़कियों की तरह बात किया करो। टॉम, मैं भी इन्हीं लड़कियों जैसी ही थी, पर अब बात करने से डर लगता है, दिल का दर्द बाहर आ जाएगा, जो मैं चाहती नहीं हूँ। झलक वैसे ही धीरे धीरे बोली। अच्छा, तुम मुझे फ्रेंड मानती हो ना, तो मुझसे अपना दर्द नहीं बांटोगी? सच कहता हूँ, सब हल्का हो जाएगा। कब तक इस तरह जी पाओगी? क्या बताऊँ, ये कि मैंने जिसे प्यार किया वो धोखेबाज निकला। ये कि मैंने ज़िंदगी में एक बार दिल लगाया, वही तुड़वा बैठी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, किसके लिए हंसूं? झलक ने वैसे ही पथराई आंखों से टॉम को देखते हुए कहा। तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने इतनी बार प्यार किया, इतनी बार धोखा खाया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं धोखा दे भी देता हूँ।
टॉम ने उसे हंसाने के लिए कहा, पर वो फिर भी नहीं हंसी। इधर अगम के पापा शिमला का प्रोजेक्ट संभाल रहे थे। उन्हें वहाँ महीना हो गया था। इस दौरान वो 2-3 बार डॉक्टर गिल से मिलने गए, पर वो लंदन से वापस नहीं आए थे। आज फिर वो उनके घर गए। आज डॉक्टर गिल मिल गए। वो उनके पास जाकर बोले, नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं अगम का पापा हूँ। नमस्ते, उमेश ने बताया कि आप यहाँ आए थे, पर अब कोई फ़ायदा नहीं है। जी, मैं फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं, बच्चों की खुशी के लिए आया हूँ। मेरे बेटे की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है और मुझे पता है कि आपकी बेटी भी मेरे बेटे से अलग होकर खुश नहीं होगी। दोनों बच्चे एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। अगम ने कभी भी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं किया, तो वो जिससे इतना प्यार करता था उसे धोखा कैसे दे सकता है। उनके बीच गलतफहमी पैदा की गई है और आप भी इस बात को समझ नहीं पाए। मैं आपको सब सच बताना चाहता हूँ। क्या अगम के पापा डॉक्टर गिल के सामने अगम की सच्चाई ला पाएंगे? क्या डॉक्टर गिल अगम के पापा की बातों पर भरोसा कर पाएंगे? क्या डॉक्टर गिल अगम के पापा और अगम के दोस्तों की वजह से अगम और झलक फिर से एक हो जाएंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए कहानी का बहुत ही मज़ेदार और सस्पेंस से भरा हुआ भाग कहानी के आने वाले भागों में। आशा है यह कहानी आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।